तो मिडिल ईस्ट के आसमान पर हर तरफ मिसाइलें गूंज रही हैं। ईरान से जुड़ी 3 बड़ी खबरें इस वक्त आपको बता दें। सबसे पहले अमेरिकी बेस पर ईरान लगातार अटैक कर रहा है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से ईरान लगातार आग बबूला है और इसी के जवाब में लगातार अमेरिका के अलग अलग ठिकानों को इस वक्त ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है, तो जहां जहां पर भी अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं या उनके ठिकाने हैं, उन्हें लगातार ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और यूएई में लगातार सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है। इराक में यूएस बेस पर हमला किया गया, उस हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां ईरान ने कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं, ड्रोन अटैक भी किया है। इराक में यूएस बेस को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। मैं लेविना करूंगी। लेविना, अब जरा ये बताइए कि यूएई पर इकोनॉमिकल कितना असर पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा और यूएई का जितना भी तेल और व्यापार है इसी रास्ते से होता है। अब यूएई के सामने कितनी मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में उसके ऊपर अटैक हुआ। एक्चुअली स्पीकिंग ये सिर्फ यूएई को नहीं, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया को भी ये करेगा, इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल, इवन एलएनजी भी आपकी जो जाती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जाती है। यूएई ऑफ कोर्स, ईरान ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली यूएई के पोर्ट्स को भी अटैक किया है। इनिशियल डैमेजेस में जो बोला गया है 50 to 100 मिलियन का डैमेज हुआ है, बट देन दीज आर जस्ट प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स, इसके एग्जैक्ट एस्टिमेट्स भी बताया नहीं। बट यूएई इज अ टूरिज्म हब, आपकी फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई हैं, शिपमेंट्स रुक गई हैं। दिस विल एस्केलेट फ्रॉम व्हाट आई नो। जो हमारी जो ऑयल ट्रेडिंग हो रही थी $73 पर बैरल पे हो रही थी, अब चांसेस आर कि दिस विल राइज। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े और दिन चलता है तो जैसे 2022 में हुआ था, $100 पर बैरल हो गया था, उसके भी चांसेस हैं। यूएई में लॉसेस वैसे these are all projected figures. We won't know the exact figures, but yes, this will definitely hit tourism. But here I would also like to add something. जैसे दिखाते हैं कि यूएई और ईरान के रिलेशंस ठीक नहीं है, बट इफ़ यू एवर कम टू यूएई, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ईरानियन रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे ईरानियन बैंक्स हैं। इनफैक्ट ये रमज़ान का टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो फ्रूट यूज़ होता है वो वाटरमेलन है, वो भी यहाँ पे ईरान से ही आता है। तो इसमें जो डैमेज है सबसे ज़्यादा ईरान का ही है, और ईरान के साथ यूएई ने हमेशा अच्छे रिलेशंस रखने की कोशिश की। दिस डिस्पाइट ईरान कैप्चरिंग यूएई शिप्स। अभी जो ऑयल और एलएनजी की भी प्राइसेस बढ़ेंगी, ये यूएई पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे कल यूएई ने 1 मार्च को यूएई ऑयल की प्राइसेस डिक्लेयर कर देती है, तो अब यूएई अपने जो प्राइस है इस महीने के लिए विद इन यूएई नहीं बढ़ाएगी। बट सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट ईरान, क्योंकि वहां पे इट इज ऑलरेडी द इकोनॉमी इज ऑन क्रचेस। एंड बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए, आई एम सो श्योर द पर बैरल जो प्राइस है वो हर जगह बढ़ेगा, क्योंकि यूएई, कतर, इन सब का एक्सेस टू द वर्ल्ड इज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और वहां पे अभी 250 शिप्स के आसपास अराउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाई सीज में और अंदर की ओर 250 शिप्स एटलीस्ट फंसे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल लेविना सबके मन में बना हुआ है कि क्यों अटैक कर रहा है दुबई पर ईरान? क्या वो एक प्रेशर बना रहा है, चोक करने की कोशिश कर रहा है कि यूएई प्रेशर बनाए और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आ जाए, कुछ शर्तें मान ले? as long like जहां तक मैं कंसर्न हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि ईरान को चाइना एक प्रॉक्सी की तरह यूज करता है, और जब तक ईरान यहाँ पे यूएस को स्टक करके रखता है, चाइना जहाँ पे साउथ चाइना सी में एक 2027 में वॉर एक्सपेक्ट की जा रही है, वहाँ पे यूएस का ध्यान नहीं आएगा। आप जैसे ऑलरेडी जानते होंगे, इजराइल और यूएस की एम्यूनेशन डिप्लीट हो रही है, ये आज के रिपोर्ट में भी आया है। इनफैक्ट इजराइल पे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, इजराइल में रिफ्यूलर्स की प्रॉब्लम थी। तो ईरान वॉर, इसके अलावा अफ्रीका में जो साहेल रीजन है वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन, वहाँ पे यूएस एम्बेसीज, फ्रेंच एम्बेसीज पे अटैक होना। ईरान इज़ जस्ट अ प्रॉक्सी। ईरान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ऐसे सुइसाइडल अटैक करे। बेसिकली दिस इज़ अ सुइसाइडल अटैक फॉर ईरान। सब सोचेंगे कि वाई इनवाइट सच डूम ऑन इटसेल्फ, बट दिस इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए चाइना ने 2020 में ईरान में
400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। वो अच्छा, इनके इसका जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो नहीं दिखता। मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु से भी लूंगी और एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर देती हूँ इसी पर शारदेंदु जी कि आईआरजीसी को अब सेफगार्ड कैसे किया जाए, क्योंकि एक डर तो बना हुआ है ना कहीं कि कहीं इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए, तो अब उसे सेफगार्ड कैसे करेंगे? देखिए, आईआरजीसी एक प्रोफेशनल आर्मी का हिस्सा है, वो एक स्पेशल ट्रूप्स हैं और वो हमेशा से कोई ना कोई रिजल्ट और अपने ऑपरेशन में महारत हासिल है। लेकिन देखिए, सेना का जो है उसकी लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है, किस तरीके की आप टारगेटिंग कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी टास्किंग कर रहे हैं, क्या आप उनको वेयरविदॉल दे रहे हैं और किस हद तक आपका ट्रेनिंग का लेवल है। इन सारी चीजों का युद्ध के माहौल में बहुत फर्क पड़ता है। जब आप आईआरजीसी को क्लियर कट टारगेटिंग नहीं करके दे रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, कहां आप इनकी मैन पावर को इस्तेमाल करेंगे। आज की डेट में हो क्या रहा, लॉन्ग डिस्टेंस बैटल है, उसने मिसाइल चलाई, इसने मिसाइल चलाई, उसका ड्रोन स्तंभूत हुआ, कहीं सोल्जर का जो फाइटिंग एक्यूमेंशिप है वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज की डेट में हाई टेक्नोलॉजी वॉर और डिस्टेंस वॉर की जब आप बात करेंगे तो अमेरिका आपसे कई गुना भारी है। आप 6 लाख की आर्मी रखे रहिए, 2 लाख के आईआरजीसी की फौज रखे रहिए, जब आप उसका इस्तेमाल ग्राउंड पे नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीके से व्हाइट एलिफेंट साबित होता है। और जहां तक टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस और तमाम तरीके के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने की बात है, वो अमेरिका बखूबी से करता है, इसराइल बखूबी से करता है, लिहाजा इनका यूज बड़ा लिमिटेड हो रखा है। इतनी बड़ी सेना लेके आपका टॉप लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, इतनी बड़ी सेना लेके आपके तमाम जो लीडरशिप सलाहकार मिनिस्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो गए। तो ईरान एक हारता हुआ युद्ध इसलिए लड़ रहा है और इसीलिए इस डिस्परेशन में वो यूएई तो कुवैत और ओमान तमाम ऐसी कंट्रीज पे हमला कर रहा है जिससे कि वो अमेरिका को इफेक्ट कर सके। हो क्या रहा बार्गेन में, अमेरिकन के मिलिट्री बेसिस तो नहीं टारगेट हो रहे, सिविलियन एरिया जरूर आपके टारगेट हो जा रहे हैं। लिहाजा आपकी जो मिडिल ईस्ट में एक पैठ थी वो भी कमजोर होती जाती जा रही है और आपके सहायता के लिए ना तो रशिया आपकी खेत में खड़ा है, ना नॉर्थ कोरिया खड़ा है, ना चाइना खड़ा है। चाइना का बहुत बड़ा कमर्शियल इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में आपके थ्रू हो रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पे हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तमाम तरीके का ऑयल चाइना के लिए जा रहा था उसको रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली आप देखेंगे तो अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया है टू लार्ज एक्सटेंट चाइना के वर्चस्व को कम करने के लिए। देखिए, कुछ समय पहले आपने देखा होगा यही चाइना है जिसने ईरान और सऊदी अरेबिया में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश कराए थे, अपनी पहुंच बढ़ाता चला जा रहा था और किस तरीके से अमेरिका ने पूरी तरीके से चाइना को कॉर्नर कर दिया है। चाइना अब साउथ चाइना सी तक ही कॉन्सेंट्रेट रह गया, वर्ल्ड में उसकी पहुंच कम होती जा रही है। और किसी भी देश में, चाहे वो रशिया हो चाहे चाइना हो, अगर आप अपने एलाइज की खुल के सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका वर्चस्व कम हो जाता है। और इसकी शुरुआत देखिए सबसे पहले लीबिया में हुई, इराक में हुआ, सीरिया गया और कहीं ना कहीं आपने अपने एलाइज को आप उसके साथ खड़े नहीं हुए और इससे अमेरिका के जो बोलते हैं वो हौसले और बुलंद हुए। और आज की डेट में ईरान और आगे आने वाले दिनों में कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री अमेरिका या इजराइल के बरखिलाफ बात करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। तो ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, या तो अमेरिका और इजराइल की गुलामी आप सही है, उनके डिक्टेशन लीजिए, अगर आप नहीं उनका डिक्टेशन लेते हैं तो आपका भी हश्र इराक ईरान की तरह होगा, सीरिया की तरह होगा, जहां सत्ता परिवर्तन होगा। और इसी से वहां जो पूरे मिडिल ईस्ट की मोनार्क है, जो मोनार्क की व्यवस्था है वो घबराई हुई है। वो आप कंप्लीट उनके ऑयल बेल्ट पे अमेरिका का कंट्रोल है, पूरा एनर्जी रिसोर्सेज आज अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। अगर ईरान का किला ढह गया तो अमेरिका को फिर कोई चेक करने वाला नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट तमाम तरीके के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसमें पूरी तरीके से सफल होते हुए दिखेंगे। और नेतन्याहू उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चाहे उसके लिए यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ जा रहा हो, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज उनके अगेंस्ट हो, साउथ एशियन कंट्रीज अमेरिका के अगेंस्ट हो, लेकिन ट्रंप आज की डेट में अपना डिक्टेशन दे रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उसके बरखिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को उन्होंने मार्शलाइज कर रखा है। यस प्रिया जी, बिल्कुल। मलिक साहब, मुझे ट्रंप की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था जब वो चाह रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिले, उस वक्त वो कह रहे थे कि कम से कम मैं दूसरे प्रेसिडेंट्स की तरह तो नहीं हूं, मैंने कोई नई वॉर शुरू नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो नई वॉर उन्होंने ही शुरू कर दी है। अब आगे ईरान के पास क्या विकल्प होगा, मिडिल ईस्ट में क्या विकल्प होगा? क्योंकि जैसे अभी ब्रिगेडियर शारदेंदु बता रहे थे कि उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया है कि भाई अब आप देख लीजिए यही होगा, अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो जो हाल ईरान इराक का हुआ है वो हाल आपका हो सकता है। प्रिया जी, मैं एक नए डायमेंशन से शुरू करता हूं इस बात को। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं इंट्रोडक्शन पार्ट में।
क्या हो रहा था कि आपने देखा होगा पिछले एक साल में, बाकी चलो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जहां जहां हो रही है या यूक्रेन के अंदर उनका जो रोल रहा है वो हम सबको विदित भी है, लेकिन आप ये देखिए इकोनॉमिक फ्रंट पे जब जब उन्होंने चाइना को टाइट करना चाहा या टैरिफ बढ़ाया, कुछ बढ़ाया, चाइना ने उल्टा उनको टाइट किया और हालत यहां तक हो गई कि उनको जाकर एक दोनों का यानी चाइना एंड अमेरिका यानी G2 तक बोलने पर मजबूर होना पड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप को। खैर, इससे उन्होंने क्या कहा, वो बोलते कुछ है लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, कभी भी अमेरिका ये हेलो जी अपनी बात से पूरी करें जी। अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि चाइना उसके लिए एक इकोनॉमिक खतरा बने। और इसी चीज को देखने के जब जब उन्होंने ये चाइना से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना चाहा, या फिर तो चाइना ने क्या किया है, अब उनके पास कंट्रोल है रेयर अर्थ मेटल्स का, उनके पास कंट्रोल है वो मेटल्स जो इंडस्ट्री को एक तरह से लीड कर रही हैं। हर देश की आवश्यकता है, हर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। अब इस मोनोपोली को, लिटरली मोनोपोली को कैसे तोड़ा जाए, ये करने के लिए ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इससे अमेरिका के दो हित साधित हो रहे हैं। एक तो हित साधित हो रहा है, देखिए वेनेजुएला को ऑलरेडी उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है, वहां से उनका मैक्सिमम यानी चाइना का बहुत बड़ी लाइफलाइन एनर्जी सोर्सेज की थी, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को वहां से बंद किया। और अब जो यहां से चूंकि 20 से 22% एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग गैस चाइना की स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ईरान से पूरी हो रही थी। अब ये भी अगर उन पे डोमिनेंस हो जाएगा अमेरिका का, तो अमेरिका अपनी टर्म्स पे इसको डिक्टेट करेगा। तो एज ए रिजल्ट, जैसे शारदेंदु सर कह रहे थे, ये बात उससे लिंक होती है कि चाइना के ऊपर उसको कंट्रोल करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ साथ ये तो हुआ उनका कमर्शियल गेन, इसके साथ साथ चूंकि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट के ऊपर उनका आधिपत्य हो जाएगा, तो इससे ऑयल पे कंट्रोल होने से ज्यादा उनका इंटरेस्ट है कि ऑयल या एनर्जी रिसोर्सेज का जो ट्रेडिंग है वो डॉलर में हो, 100% डॉलर में हो, कंपल्सरी डॉलर में हो। जैसे कि वेनेजुएला ने गलती की, लीबिया क्या हुआ, लीबिया ने उनके खिलाफ कोई मिलिट्री मिस एडवेंचर नहीं किया था। हुआ क्या था कि लीबिया के जो शासक थे उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ लोकल मुद्रा में काम करना शुरू कर दिया। तो यही बात अमेरिका को खटक गई और यहीं से उन्होंने तय कर लिया था कि लीबिया के जो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी है उनको हटाना एक तरह से सर्टेन हो गया था। तो असली कहानी पड़ती है यहाँ, ये थोड़े से ऊंचे लेवल की है, लेकिन ऑपरेशन जो आज चल रहा है उसमें एक एंगल आता है ना, दूसरा पार्टनर है उसके अंदर इजराइल के लिए एक सस्टेनेंस क्वेश्चन पड़ता है। इजराइल के लिए तो चूंकि डे 1 से जब से इस्लामिक क्रांति हुई उससे पहले इजराइल, अमेरिका और ईरान एक तरह से देखा जाए ट्रायंगल हुआ करते थे। बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छा व्यापार, बहुत अच्छा एक तरह से इंडस्ट्री का व्यापार और एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ था। लेकिन जैसे इस्लामिक क्रांति आई तो इस्लामिक क्रांति को इस्लाम के नाम पर यहाँ के जो रिजीम है उन्होंने इजराइल के खिलाफ इतनी मजबूती से खड़ा कर दिया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि एक तरह से दुश्मनी के अलावा कोई चारा छोड़ा ही नहीं है। तो इजराइल की ये सस्टेनेंस है और उसके बाद से देखा जाए तकरीबन अर्धशतक हो चुका है, 47 साल हो चुके हैं, कोई भी ऐसा अवसर नहीं आया जो ईरान ने गंवाया हो इजराइल के खिलाफ यूज करने से। जी, तो इस अवसर को इजराइल तो अपने सस्टेनेंस के लिए देखता है, लेकिन अमेरिका के लिए एक तीर से कई निशान हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं एक बार जल्दी से मनीष से अपडेट ले लेती हूँ। मनीष, बताया जा रहा है कि बगदाद में प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। अपने दर्शकों को लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आपके पास कोई अपडेट? देखिए, ये होना बिल्कुल प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि इस समय सिर्फ बगदाद ही नहीं बल्कि आसपास के और इलाकों में और बाकी कंट्रीज में भी लगभग ये इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और इसे दबाने की लगातार ये कोशिश की जा रही है ताकि वहां पे जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति, इसके साथ साथ एक बड़ी पिक्चर के तौर पर जहां पर आपको ये प्रदर्शन दिख रहा है, प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर जहां पे भी ये प्रोटेस्ट हुआ उन सभी जगहों को उसे बहुत ही गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बेस है इराक के अंदर, 3 मिलिट्री बेसेस हैं जहां पे अमेरिका के वो मिलिट्री बेस हैं, उनके ऑपरेटिंग बेस हैं, उन सभी को टारगेट करना। उसके अलावा जो बाकी कुल मिला के 8 से 9 ऐसे बेसेस हैं जिसमें 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जो कि बहरीन के अंदर है वो भी शामिल है। उन सभी एरियाज को टारगेट करना एक बात थी, लेकिन अब वो बात आगे निकल गई है क्योंकि रिपोर्ट्स आई कि यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का, उसको टारगेट किया गया। हालांकि यूएस ने औपचारिक तौर पे इसका खंडन कर दिया, पूरी तरह से कहा कि ये प्रोपेगेंडा है ईरान के द्वारा। लेकिन ईरान उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर यूएस का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है, जहां पे यूएस की इकोनॉमी का पूरा आधार है। और यही वजह है कि चाहे दुबई हो या फिर कुवैत, उसके अलावा ओमान, उसके अलावा बाकी
एरियाज, अल डुकुम एयरबेस में खुद वहां पे गया था, उस दौरान यूएस का जो मिलिट्री ऑपरेशन बेस है वो खासतौर पे वॉरशिप के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, उसको भी टारगेट करना, यानी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज, वो कंट्रीज जो कि हमेशा ईरान के साथ खड़ी रही है, उनके साथ होकर इनको टारगेट करना, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। एक और बात समझनी होगी कि मैसेजिंग जो है, चाहे यूएई की तरफ से हो या फिर बहरीन की तरफ से, जो मैसेजिंग है वो कोई भी इतनी बहुत ही हार्श मैसेजिंग ईरान के खिलाफ नहीं आई है। हर कोई ये कह रहा है कि डीएस्केलेट कीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और बिहाइंड द लाइन अगर मुझे समझ में आता है तो मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का कि यूएई, कतर, उसके अलावा ओमान, ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो हो सकता है मीडिएशन टेबल पर इस समय यूएस से बैकडोर बातचीत कर रही हो, ताकि आने वाले दिनों में ये बातचीत हो सके। लेकिन उससे पहले ईरान ठीक 2025 की तर्ज पर जो जून में किया था, करीबन 120 रॉकेट और मिसाइल्स एक साथ दागे थे इजराइल के ऊपर, ताकि वो अपनी फेस सेविंग के तौर पर या फिर अपने जो पूरा वो है उसका बदला ले सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये देखने को मिलेगा और मीडिएशन टॉक्स भी आगे बढ़ेंगे।